पाकिस्तान का प्रेम हो वह मुझे सूची दे दे, मैं उनकी जाने की व्यवस्था कर दूंगा। योगी जी की बात याद रखना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तमाचा आपने लगवाया था कहते हैं, वो आपकी पार्टी का व्यक्ति था। देखिए नहीं वो तो बात नहीं, तमाचा तो मैंने नहीं लगवाया, निकल ही गया। तमाचा मैंने नहीं लगवाया। मैं कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखता। आप तो समझ जाता है दूसरा पक्ष समझता है, क्योंकि उनको ये पता है काम कौन आएगा। दिल्ली दंगों का दोषी कौन आपकी नज़र में? दिल्ली दंगों का दोषी ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी। आपके आसपास तो मोहल्ला क्लिनिक भी हैं बहुत सारे, वहाँ सुविधा नहीं है क्या? आप बताइए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बताते हैं अरविंद केजरीवाल, वर्ल्ड क्लास। वो थर्ड क्लास भी नहीं था। पेड़ तो आप ले रहे थे सिग्नेचर ब्रिज पे। सिग्नेचर ब्रिज का जो ब्रिज है वो साहिब सिंह वर्मा जी के समय डला था। शीला दीक्षित जी ने उसको आगे बढ़ाया और बहुत लंबे होने के कारण उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली गई। केजरीवाल जी का तो उसमें दाना भी नहीं लगा। तो ये पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति आपके बड़े नेता को और सांसद को धक्का मार देता है, तो ये अजय महावर का दिल भी इतना दुखता है जितना बाकी कार्यकर्ताओं का दिल। निश्चित रूप से मैं वहाँ मौजूद था और हम भिड़ गए थे पूरी तरह से, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। विपक्ष यही कहता है आप डरा के जेल में डलवा देते हो लोगों को। नहीं, आगे कहता है एजेंसी छोड़ देते हैं। ये कर्मों का फल है। विपक्ष कुछ भी कहे, कानून है ना। पहले तो बड़े पोलाइट हुआ करते थे आप, विधानसभा जाते हुए एक फ्लाईओवर पे गाड़ी रोक के शायरी भी डाल देते थे फोटो के साथ। इतने एग्रेसिव कहाँ से हो गए और कैसे हो गए? ये क्या हालातों ने कर दिया? मतलब दुखी तो कर रहे हैं आपको विपक्ष वाले, देखे सत्ता दुखी कर रहे हैं। आपने मेरी पुरानी बातें याद दिला दी। ये ठीक है, मैं शेरो शायरी भी करता था और फोटो भी डाल दिया करता था अच्छे, कभी खेतों पर, कभी सिग्नेचर पर, कभी नदियों के किनारे, और नदियों के किनारे सम्मेलन भी किए हैं मैंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। अभी कुछ समय बाद दिल्ली में आपको चुनाव देखने को मिलेंगे, तो लिहाजा ये तय है कि इस बार के चुनावी समीकरण क्या साबित होंगे, इसकी हम लगातार आपको एक कवरेज दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि जिस पर आप भरोसा आपने 5 साल किया या आने वाले 5 सालों में करेंगे, कि उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। इसके साथ ही उनकी निजी ज़िंदगी पर भी एक नज़र डालेंगे कि आखिरकार उनका सफ़र कितने संघर्षों से भरा रहा। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जो गोंडा से आते हैं और बीजेपी की सीट से विधायक हैं, बीजेपी के बड़े मजबूत चेहरे और गिने चुने विधायकों में से एक अजय महावर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इंटरव्यू इस वजह से भी खास हो जाता है कि आपने बीजेपी को ये सीट उस वक्त दी जब CA NRC को लेकर आपके चारों तरफ कहीं गोंडा की बात, तो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल आपके खिलाफ था। आपके खिलाफ के साथ साथ बीजेपी के बड़ा एक खिलाफ था, तो उस समय बड़ा संघर्ष था बीजेपी के लिए। और सबसे खास ये इस वजह से हो जाता है कि आप वो विधायक हैं जिसका प्रचार खुद गृह मंत्री करने आए थे, तो उस समय बड़ा मुश्किल था ये सफ़र। आपको लगा था कि यहाँ तक तय हो जाएगा? हाँ, अब तो वो 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया इस बात को, लेकिन संघर्ष जितना बड़ा था, जीत उससे भी बड़ी थी। और भाजपा विधायक दल में लगभग 58% वोट के साथ 28,370 की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। संघर्ष सबसे बड़ा था, उससे भी बड़ी जनता के आशीर्वाद और प्रभु की कृपा से ये जीत भारतीय जनता पार्टी, उसकी नीतियों और उसके नेताओं के आशीर्वाद के साथ मिला। मैं इस इंटरव्यू को शुरुआत से शुरू करना चाहता था, मगर एक सवाल मेरे जहन में ये है कि आपके इस 5 साल में बड़े फेसेस आए। एक बड़ा आपने जो दौर देखा वो दंगों का देखा जब दिल्ली दहल रही थी और आप सड़कों पर निकले हुए थे, तो वो क्या प्री प्लान था या फिर मतलब आपके समझाने से लोग समझ रहे थे? उस समय बड़ा क्रिटिकल टाइम था, गोंडा के साथ साथ पूरे यमुना विहार या बाबरपुर या मौजपुर के लिए कह लीजिए, और आपने बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो मैं तो सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगा जनता की तरफ से यहाँ की, क्योंकि मैं भी लोकल ही हूँ। मगर वो बड़ा क्रिटिकल वक्त था, उसको कैसे फेस किया सरकार ने? हाँ, बड़ा कठिन समय था और मेरी पारी की शुरुआत हुई जिस दिन मैं शपथ ले रहा था। यहाँ दंगे भड़क चुके थे, फैल चुके थे और बुरी तरह फैल चुके थे। DCP अमित शर्मा पर अटैक हो चुका था। आप ये मानिए कि बेहद विषम परिस्थितियों में मेरी शुरुआत हुई, लेकिन
जो जज्बा था लोगों का, कुछ लोग जो अन्य पार्टियों को थे, जिस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, जिसके 62-63 विधायक चुनकर आए थे, उसी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने ये दंगा किया था। वो मुस्लिम अपीसमेंट कर रहे थे, तुष्टीकरण कर रहे थे, लेकिन हमने समाज को बचाने का काम किया, सामाजिक सौहार्द बनाने का काम किया, शांति कराने का काम किया, लोगों की दुकानों को, मकानों को लूटने जलने से बचाने का काम किया। यहाँ जो अभी बांग्लादेश में मंजर है केशव जी, वो मंजर होने की स्थिति हो गई थी। भजनपुरा पेट्रोल पंप पर आग लगाकर पूरी कॉलोनी को जलाने का प्रोग्राम बनाया था। आखिर थे कौन वो लोग? ऐसी कौन सी पराकाष्ठा थी? क्या हम काफिर हैं? बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यकों को इज्जत के साथ रखते हैं। मेरे पूरे ब्लॉक में सिर्फ एक मुस्लिम परिवार था, मेरी गली के पीछे, वो सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सबको साथ लेके चलता है। ये CAA के कारण जो दंगा हुआ, वो दंगा होना नहीं चाहिए था। मैं अब भी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिसको पाकिस्तान का प्रेम हो वह मुझे सूची दे दें, मैं उनकी जाने की व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैसे करूंगा। मैं उनके पाकिस्तान जाने की चिंता कर दूं, चिंता वो ना करें, मैं व्यवस्था करा दूंगा। अगर भारत से प्रेम है तो मिलकर रहना सीखना होगा, वसुदेव कुटुंबकम में रहना होगा, सबके धर्मों का आदर करना होगा, सबको सम्मान के साथ। अगर सरकार भी कोई पॉलिसी लाती है, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो करते हैं। पानी लेकर आते, सड़क लेकर आते, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आते, आयुष्मान से हेल्थ कार्ड देते, तो सबको देते हैं। धर्म देखकर नहीं देते, जाति देखकर नहीं देते। तो आप लोग, जिन लोगों ने ये दंगा फैलाया, जिस पार्टी ने दंगा फैलाया, उस पर प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन मेरा हिंदू समाज, ये सनातनी, अपनी रक्षा के लिए तो खड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी भी दंगा करने का प्रयास नहीं किया। और मैंने उनको साथ लेकर के, उनको मना करके, उनको समझा करके, दोनों ही पक्षों के साथ बैठ करके शांति स्थापित करने में एक छोटी सी गिलहरी वाली भूमिका निभाने का प्रयास किया। हाँ, आप तो जब जिलाध्यक्ष हुआ करते थे बड़े पोलाइट नेचर के हुआ करते थे, ये विधानसभा में पहुंच के इतने एग्रेसिव कैसे हो गए आप? अब तो बड़े धाड़ते और सीधा और भाव भाव में क्या बोल जाते हो पाकिस्तान। आपका इलाका जहां आप रहते हो बड़ा पोर्श इलाका है, मगर जो आपकी विधानसभा है उसमें कई मुस्लिम बहुल इलाके भी आते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि दंगों में तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से घूम रहे, तो उस समय था थोड़ा सा डर? देखिए, प्रभु के आशीर्वाद से मेरे अंदर फियर फैक्टर कभी भी नहीं रहा। रात को 2 बजे मेरे दलित भाई विनोद की हत्या गली नंबर 1 ब्रह्मपुरी में होती है, और मैं यहाँ यमुना विहार से चल पड़ता हूँ, पीछे कारवां बन जाता है। DCP साहब ने कहा सर खतरा है। मैंने कहा मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मेरा भाई की हत्या हो गई वहाँ, मैं नहीं रुक सकता। मैं वहाँ गया, परिवार को सांत्वना दी। एक पक्ष जो आहत था, पीड़ित था, जिसकी हत्या हुई थी, उनको संभालने का काम किया, ढांढस देने का काम किया। तो दूसरी पक्ष को कहीं समझाना था तो समझाने का प्रयास किया, और कहीं धमकाना था तो धमकाने का भी प्रयास किया। आपसे समझ जाता है दूसरा पक्ष? समझता है, क्योंकि उनको ये पता है काम कौन आएगा, उनकी सड़कें कौन बनाता है, कोरोना में उनको वैक्सीन कौन देता है, उनके नल में पानी आता है, उनका गटर गंदा होता है। तो सेवा का काम भी एक सच्चे जनसेवक के रूप में मैं करता हूँ। इसीलिए यह समझाने समझने की प्रक्रिया चल जाती है। दिल्ली दंगों का दोषी कौन आपकी नज़र में? दिल्ली दंगों का दोषी ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी और मुस्लिम अपीसमेंट करने वाली वो पार्टियां हैं, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो आम आदमी पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने पूरी ज़िंदगी, जब से इनकी पार्टी पैदा हुई है, मुस्लिम अपीसमेंट का काम किया है। हम सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान आदर के साथ प्रकट करते हैं, लेकिन वो लोग ऑलवेज, और मुस्लिम अपीसमेंट ही सिर्फ नहीं करते,
उसके आड़ में वो देशद्रोहियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। जब नारे लगते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तो यही राहुल गांधी, यही अरविंद केजरीवाल, यही वृंदा कारात वहाँ सपोर्ट करने जाते हैं। और जो नारे लगवाने वाला कन्हैया था वो हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के सामने खड़ा होता है। दोनों गठबंधन मिलकर लड़ते हैं, लेकिन जनता ने जोरदार तमाचा मारकर उसको बैरंगा तमाचा आपने लगवाया था, कहते हैं वो आपकी पार्टी का व्यक्ति था। देखिए नहीं वो तो बात नहीं, तमाचा तो मैंने नहीं लगवाया, निकल ही गया, तमाचा मैंने नहीं लगवाया। मैं कभी हिंसा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ने वाले भी नहीं हैं, इतना सामर्थ्य भी रखते हैं। अब उन परिवारों से लगातार आप मिलते तो होंगे जो दिल्ली दंगों में बड़े ज़्यादा प्रभावित हुए, अब उनके क्या हालात हैं, अब ज़मीनी हकीकत क्या है? अब दिल्ली की, अगर ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, आप तो क्योंकि घर घर जाते हो और सारे लोगों से मिलते हो, अब हालात पूरी तरह सुधर गए हैं, भविष्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी? देखिए, दंगों के दंश से तो ये क्षेत्र निकल गया है, पर उसकी जो कालिक है वो आज तक दिलों में है। कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने परिवार बर्बाद हो गए, कुछ घायल हो गए। हमने कोशिश की सबकी मरहम पट्टी करें, कुछ पार्टियां सिर्फ इमदाद कर रही थी, हमने मदद करने का भी काम किया। हमने उन परिवारों की बच्चों की फीस कैसे जाए, कैसे उनको किचन का खर्चा वहन हो, किसी गरीब के पास जो निर्दोष है, अगर वकील नहीं है, उसकी जमानत का इंतजाम नहीं है, तो वो सब भी एक प्रयास समाज के माध्यम से हुआ है ताकि उनके जख्मों पर मरहम लग सके, समाज में शांति लौट सके और सब लोग ठीक प्रकार से आदर करते हुए एक दूसरे का रह सके। एक आखिरी सवाल इसी वाले दंगों के मुद्दों से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा लगता है कि कई निर्दोष लोग अभी भी जेलों में हैं दंगों से लेके? कुछ एक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 99% लोग निर्दोष जो थे वो बाहर आ चुके हैं, और जिनके पास डायरेक्ट एविडेंस थे, जिनके खिलाफ, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय को हों, किसी भी पक्ष के हों, उन पर कुछ लोगों को अभी अंदर हैं और अभी ट्रायल चल रहा है। दंगे जैसे ही खत्म हुए उसके बाद एक मुसीबत आपके सामने दोबारा आ जाती है, कोरोना की। उस वक्त फिर क्रिटिकल वक्त होता है और फिर आप मतलब शेर बनकर कह लीजिए खामखा के आप कहते हैं जिस वक्त सब घरों में बनते हैं आप फिर सड़कों पे दिखाई देते हैं और खाना बांटते हुए हम आपकी सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं। तो ये शुरुआत से ही है या फिर आप उस टाइम पॉलिटिकल रंग दे रहे थे इन सारी चीज़ों को? देखिए, पॉलिटिकल रंग में इसमें क्या दूंगा, उसमें तो सेवा का भाव था। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी मानती है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। सेवा ही संकल्प मेरा व्रत है, सबका सम्मान, सबका काम करना मेरा व्रत है। उस समय जब कोई बालक मुझे फ़ोन करता था, अंकल डैडी नहीं रहे, निगम बोध घाट पर हूँ, 14 घंटे की वेटिंग लिस्ट हो, अंकल मैं भी मर जाऊँगा, मेरी बहन की शादी करनी, जल्दी करा दो। दिल रोता था। 14 घंटे हम लोग ऑफिस में काम करते थे। आपने कहा सरकारी के अलावा गैर सरकारी 30 लाख रुपए की चैरिटी हमने 6,500 उन परिवारों को हमने राशन मुहैया कराया, चाहे पाकिस्तान से विस्थापित आए हुए हिंदू थे, चाहे वो लोग जो सम्मान स्वाभिमान के कारण हाथ फैलाने में संकोच करते थे, भूखों मरना पसंद करते थे। ऐसे मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6,500 लोगों की लिस्टिंग करके हमने उनके घरों में पहुंचाया भोजन। हमने सफाई कर्मचारियों का अलग ध्यान रखा, हमने थर्ड जेंडर का अलग ध्यान रखा, हमने अंबिका पैलेस में सारे 158 मेरे दिव्यांग भाई बहन हैं इस विधानसभा में, उनको बुलाकर उनको अलग से ध्यान रखा। फिर हमने मंदिर में चढ़ावा नहीं आ रहा था, मंदिर भी बंद हो गए थे केशव जी, बड़ा तो सारे पुजारियों को अरविंद नगर के शिव मंदिर में बुला करके उनका भी ध्यान रखा। हमने सेगमेंट वाइज चिंता की, और इतना ही नहीं, पूरे दिल्ली की नहीं पूरे देश का पहला विधायक था अजय महावर, पहली विधानसभा थी गोंडा विधानसभा, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा था, 3-3 हज़ार में ब्लैक मिलता था। मैंने अपने इस कार्यालय से 2,000 ऑक्सीमीटर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, वेपोराइजर मशीन के साथ दिए उसको।
हम कहते थे कोरोना का टेस्ट कराइए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव आइए, हम आपको ऑक्सीमीटर देंगे, और हमने देने का संकल्प पूरा किया। तो ठीक है, वो एक सेवा का भाव था, और करते करते मैं भी कोरोना पीड़ित हो गया। 10 दिन जिंदगी और मौत के बीच में झूल करके, और जनता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों के प्यार से मैं वापस आज आपके बीच में बैठा। नहीं बिल्कुल, और उस टाइम हमने देखा और सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हर जिले के, मुझे लगता है कार्यकर्ता समेत जो आम नागरिक हैं, उनकी मतलब आपकी तस्वीर लगा के उस समय दुआएं मांगी जा रही थी पूरी विधानसभा में। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप तो चलो ठीक है पॉलिटिकल व्यक्ति हो, सारी चीज़ें उतरना पड़ता है, मजबूरी है, मगर परिवार का साथ मिलता है? क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वक्त था, और मेरे को लगता है आप वो तस्वीर हम देखते थे, आपके दोनों दरवाजे खुले होते थे, यहाँ टेबल लगी होती थी, आप भोजन बांट रहे होते थे, तो परिवार नहीं कहता था कि दूसरे व्यक्ति से करवा लो, आपके पास तो दुनिया भर के कार्यकर्ता हैं, दुनिया भर के लोग हैं? दरअसल क्या हुआ कि परिवार भी मेरा पूरा कोरोना संक्रमित हाँ, हो वो गया। मैंने वो देखा इसी होता है। कारण हो गया, क्योंकि मैं खुद कोरोना संक्रमित हो गया था। लेकिन परिवार के अंदर भी सेवा भाव है। मुझे सिर्फ अपने माँ बाप, जो मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी आयु उस समय भी 82-83 वर्ष की थी, सिर्फ उनकी चिंता थी। तो किसी प्रकार से मेरा पत्नी, मेरा छोटा भाई, उसकी पत्नी, सब कोरोना संक्रमित हो गए। आपको अगर 30 सेकंड में एक बात बताऊं कि रात को 2 बजे मेरा एक कार्यकर्ता आता है, मेरी घंटी बजती है, मैं नीचे आता हूँ। प्रसव से उसकी छोटे भाई की पत्नी प्रसव पीड़ा में थी और कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। जिस हॉस्पिटल में उसको जाना था, उस हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया। मैं रात को 2 बजे आया, उसको सांत्वना दी, डीएम, एसडीएम, सीडीएमओ सबको फ़ोन किया। रात को 2 बजे किसी का फ़ोन नहीं उठ पाया। हॉस्पिटल्स में फ़ोन किए, अपने जान पहचान के हॉस्पिटल में फ़ोन करके, मिन्नतें करके मैंने कहा इसकी 2-2 ज़िंदगियाँ चली जाएंगी। मैंने हॉस्पिटलाइज़ कराया और वो 4 बजे बच्चा पैदा हो गया। 2 ज़िंदगी बचाने का जो सुकून था ना, वो उसी का, वहीं से मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ। लेकिन वो 2 ज़िंदगियाँ जो बचाई, भगवान ने आशीर्वाद देके मुझे भी बचाया। ये उस टाइम आप मानते हैं कि दिल्ली सरकार के इस हॉस्पिटल्स की भी पोल खुली? क्योंकि उस टाइम तो हॉस्पिटल में बड़ा मारा मारी थी। बताते हैं कि जेटीवी जो व्यक्ति गया वापस, मान लीजिए मतलब 70% लोग भी वापस नहीं आए। इतनी दुर्गति उस समय दिल्ली के हॉस्पिटल्स की थी, दिल्ली सरकार की। देखिए, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, बहरूपिये हैं। उन्होंने दिल्ली को संभालने का बिल्कुल काम नहीं किया। एक तरफ दिल्ली ऑक्सीजन से तड़प रही थी, दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाओं का अभाव था। अगर माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी दिल्ली के हॉस्पिटल में नहीं आते, एलएनजीपी में लाशों को नीचे पड़ा हुआ ना देखते, गंदगी और असुविधाएं ना देखते, तब दिल्ली संभल नहीं पाती। उन्होंने आके दिल्ली में इंटरप्ट करके संभाला और 10,000 बेड का सरदार कोविड टेम्परेरी हॉस्पिटल भी दिया। जगह जगह टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए और ऑक्सीजन, जिसके बारे में आतंक मचा रखा था केजरीवाल और उसके पूरे मंत्रिमंडल ने, झूठ बोल बोल करके लोगों को डराया जा रहा था। इतने घंटे का ऑक्सीजन बचा है, इतने घंटे का, धड़कनें बंद हो जाए इंसान की। ऐसे झूठे फरेबी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भूली नहीं है। अभी वक्त का इंतजार कर रही है, समय आने पर चोट भी देने वाला। आपके आसपास तो मोहल्ला क्लिनिक भी हैं बहुत सारे, वहाँ सुविधा नहीं है क्या? आप बताइए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बताते हैं अरविंद केजरीवाल, वर्ल्ड क्लास। वो 3rd क्लास भी नहीं था, एक मोहल्ला क्लिनिक चालू नहीं था। अरे जिस मोहल्ला क्लिनिक में मेरे कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट भी नहीं हो सकता, जो एक खुली वैन में हो सकता है, वो किस काम का मोहल्ला क्लिनिक? वहाँ सिर्फ जानवर और नशे के आदि लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं तो वहाँ टेस्टिंग नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, इंतज़ाम नहीं है। तो कोरोना के टाइम में तो वो टोटल फेलियर रहा, वैसे भी टोटल फेलियर है। ये बहुत हार्ड हो गया। अब इंटरव्यू हम आ गए, सारी चीज़ों पे कवर हो गई मुझे लगता है। पिछले आपके 4 सालों को देखें, ये झारखंड में पैदा हुआ लड़का जो कलकत्ता घूमा, पढ़ाई करी, इतने सारे राज्यों में घूमा, वो विधानसभा में आखिरकार कैसे बैठ गया?
अब ये तो सेवा का भाव था। मेरे फोरफादर, मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान में है, अलवर जिले के बानसूर तहसील में। मैं झारखंड में पैदा हुआ, साहेबगंज नामक एक जगह में। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहाँ हुई। बचपन से ही संघ प्रवेश हो गया अल्पायु में, और मैं गणित शिक्षक रहा, मुख्य शिक्षक रहा। और फिर वो जब बचपन से एक विचार आ जाते हैं, तब उसके बाद इंसान कहीं भी चला जाए, तो मैं जिस भी शहर में रहा, जहाँ भी रहा, संघ प्रणाम नहीं भूला, जिसके कारण मैं दनकौर मेरी नंसाल है गौतम बुद्ध नगर में, बिहारीलाल इंटर कॉलेज में 2 साल पढ़ा, फिर मैं कलकत्ता पढ़ा, फिर मैं राजस्थान से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पॉलिटिकल साइंस से। तो विचार जब आ जाते हैं अंदर, तो कहीं भी रहे उसका सेवा का भाव, उसका राष्ट्र प्रेम, उसका धर्म प्रेम, वो कहीं नहीं जाता। नर ही नारायण सेवा को हमने महत्व दिया है, और वो आज तक कर रहे हैं। विपक्ष में होते हुए भी लाख डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करते रहे, वेंडेटा करते रहे, लेकिन हमने सेवा का संकल्प नहीं छोड़ा, और अपनी विधानसभा में भी खूब डेवलपमेंट का काम किया है। हमने जब आपको देखा, जब आप अध्यक्ष हुआ करते थे जिले के, और उस समय आपने ज़बरदस्त कार्य करे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा मतलब उस समय जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो पता नहीं आपका नाम दूर से दूर तक नहीं था, आप एकदम से उभर के आया वो नाम। मतलब शुरुआत में वो चर्चा नहीं थी, और शीर्ष नेतृत्व ने आप पे विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, और आपके साथ की बहुत सारे लोग उस समय दौड़ में थे, तो उन सबको पीछे भी करा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप पे एक समय बड़ा विश्वास पात्र लोग हुआ करते थे, और आपके यहीं के लोग जो कार्यकर्ता जो आपकी कदम से कदम मिला के चलते थे, आपको लगता है कि आपके विधायक बनने के बाद वो सब कुछ छूटा है आपसे, कुछ लोग छूटे हैं? देखिए, सफ़र लंबा होता है तो कुछ थक के बैठ जाते हैं, कुछ राह बदल लेते हैं, कुछ की मंजिलें बदल जाती हैं, कुछ की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं। तो सफ़र में अनेक साथी आते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर साथी आज तक साथ हैं। कुछ तो छूटे हैं, और उसकी पीड़ा भी है मुझे। मैं तो सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। मतलब कुछ छूटे हैं, आप मान रहे हैं इस बात को? हाँ, कुछ छूटे हैं, हमेशा ऐसा होता ही है राह में, और ये तो संसार है, ऐसे ही चलता है। लेकिन हाँ, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अब रही बात, नेतृत्व ने विश्वास जताया, ये अच्छी बात है। मैं तो सदैव संगठन का काम करने वाला ही व्यक्ति रहा, आई एम मैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन पार्टी ने मुझे विश्वास दिलाया, तो अधिकतम मतों से जीत कर भी दिखाया। और जो सबसे बेस्ट एनजीओ है, और जो इंटरनेशनल रूप से सर्वे करती है, उसने दिल्ली का सर्वे में 2 बार विपक्ष में रहते हुए भी मुझे बेस्ट विधायक का अवार्ड दिया। यह भी एक बड़ी बात थी। विधानसभा में क्वेश्चन उठाना हो, अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को उठाना हो, बात रखनी हो, फंड लगाना हो, लोगों के बीच में रहना हो, सुख दुख में शामिल होना हो, डेवलपमेंट करना हो, और कोरोना और दंगे, जो 2 विषम परिस्थितियों से मेरी शुरुआत हुई, जो 70 साल में कभी नहीं हुई थी, उसमें भी मैं सफल रहा अपने क्षेत्र को संभालने में। ये प्रभु की बड़ी कोई असीम कृपा थी, मेरे साथियों का साथ था, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था। ये जाम की बड़ी समस्या है। हम आते हैं, जैसे मैं भी रहता हूँ, तो निकलते बढ़ते इतनी गाड़ियाँ हैं, और सब मतलब कह लिए सामर्थ्यवान व्यक्ति आप जहाँ रह रहे हो वहाँ रहते हैं, सब एक घर में गाड़ी आपको 1-2 ज़रूर मिल जाएंगी, मगर उनकी व्यवस्था कहीं नहीं है, और बड़ी तकलीफ़ होती है। रोड पे फिर जाम लग की स्थिति होती है, तो उससे बड़ी परेशानी है। उसके लिए आपके पास कोई प्लान वगैरह है, कोई मास्टर प्लान? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो डेवलपमेंट वर्क, जो जाम की बात की आपने, मेरी विधानसभा की मुख्य 3 मार्ग हैं, तीनों पर काम चल रहा है, मेट्रो, नेशनल हाईवे का। तो उस वजह से हर्डल्स हैं। इसको मैं बोलता हूँ टीथिंग प्रॉब्लम। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद दांत निकलते हैं, तो उल्टी दस्त होते हैं, तो ये 6 महीने में सामान्य हो जाएगा। दूसरी बात है जाम की, पार्किंग की। सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोज़ गलियों में झगड़े हो रहे हैं। मैंने मांग की, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, मैंने मांग की गोपाल राय जी से भी, उनकी मेरी बराबर की विधानसभा है। ये जो डीटीसी का बस डिपो है यमुना विहार का, ये कई एकड़ में है, और पहले यहाँ लूली लगड़ी सैकड़ों बसें खड़ी होती थी। मैंने आंदोलन किया, उसके बाद इन्होंने बाहर करके
अब इसको सिर्फ बसों की पार्किंग पर, यमुना विहार से एक भी बस नहीं चलती है और उसके बाद भी सैकड़ों बसों की यह पार्किंग बनी हुई है। मैं ये कहता हूँ जब सैकड़ों बस यहाँ खड़ी होती है पार्किंग में, आप उस सैकड़ों एकड़ कई एकड़ ज़मीन पर मल्टी लेवल पार्किंग क्यों नहीं बनाते? मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने डिमांड की है, मैंने हाउस में सदन में रखा है विषय, और मैंने गोपाल राय जी से भी समर्थन मांगा है क्योंकि 50% फ़ायदा उनको भी होने वाला है। तो यहाँ पर अगर 5000 गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए तो पूरा इलाके की गाड़ियाँ सड़क से उठकर पार्किंग स्लॉट में चली जाएंगी, क्षेत्र का लाभ होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और क्षेत्र खुशहाल होगा। क्रेडिट लेना हो कोई ले ले, लेकिन कम से कम समस्या का निदान तो करें। क्रेडिट तो आप ले रहे थे सिग्नेचर ब्रिज पे। देखिए, सिग्नेचर ब्रिज का जो बीज है वो साहिब सिंह वर्मा जी के समय डला था। शीला दीक्षित दीदी उसको आगे बढ़ाया और बहुत लंबे होने के कारण उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली गई। केजरीवाल जी का तो उसमें दाना भी नहीं लगा। अब बीच में जब राष्ट्रपति शासन आया तो मनोज तिवारी जी ने जाकर के एलजी से और केंद्र से उसमें जो रुका हुआ कुछ पैसा था उस समय डेवलपमेंट के लिए लगभग 35 करोड़ के आसपास 33 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए जो उस समय काम रुका हुआ था उसको चालू कराया। और इसलिए सिर्फ हमारा क्रेडिट नहीं है, फीता आप काट नहीं मैं पाए। बहुत स्पष्ट हूँ, कोई दुविधा नहीं है मुझे बोलने में। ये हमारा भी क्रेडिट है, लेकिन ये साझा क्रेडिट है, सबका क्रेडिट है। इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत दुख झेला है इस ब्रिज के लिए और अभी भी उसका काम बहुत सारा उसका पार्ट बाकी है। ब्रिज तो खुल गया लेकिन उसके जो लिफ्ट वगैरह का काम बहुत काम बाकी है अभी उसमें। तो ये पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति आपके बड़े नेता को और सांसद को धक्का मार देता है, तो ये अजय महावर का दिल भी इतना ही दुखता है जितना बाकी कार्यकर्ताओं का दुखता है। निश्चित रूप से मैं वहाँ मौजूद था वही और हम भिड़ गए थे पूरी तरह से, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जिस अमानतुल्लाह खान ने आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी को धक्का मारा था वो आज कहाँ हैं? जेल में हैं। और मनोज जी तीसरी बार सांसद हैं। यही ईश्वर का न्याय है। विपक्ष यही कहता है आप डरा के जेल में डलवा देते हो लोगों को। नहीं, आगे कहता है एजेंसी छोड़ देते हैं। ये कर्मों का फल है। विपक्ष कुछ भी कहे, कानून है ना, न्याय है ना। अगर आप संविधान को मानते हो, न्यायालय को मानते हो, न्यायाधीशों को मानते हो, कानून को मानते हो, तो फिर आधा अधूरा मत मानिए, पूरा मानिए। जब गिरफ्तार हो जाएं तब बीजेपी ने करा दिया, ईडी ने करा दिया। जब जमानत ना मिले तो बीजेपी वाले नहीं होने दे रहे, जब जमानत मिल जाए तो देखो जी कोर्ट से हमको न्याय मिल गया। ये कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, ये गलत सिद्धांत है। न्यायालय, न्याय, कानून और संविधान, उसको मानना चाहिए। दृष्टि उसकी है, कोई गलत किसी के साथ कर नहीं सकता। पहले तो बड़े पोलाइट हुआ करते थे, आप विधानसभा जाते हुए एक फ्लाईओवर पे गाड़ी रोक के शायरी भी डाल देते थे फोटो के साथ। इतने एग्रेसिव कहाँ से हो गए और कैसे हो गए? ये क्या हालातों ने कर दिया? मतलब दुखी तो कर रहे हैं आपको विपक्ष वाले, देखे सत्ता दुखी कर रहे हैं। मेरी पुरानी बातें याद दिला दी। ये ठीक है, मैं शेर व शायरी भी करता था और फोटो भी डाल दिया करता था अच्छे अच्छे, कभी खेतों पर, कभी सिग्नेचर पर, कभी नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे सम्मेलन भी किए हैं मैंने, आपको ध्यान होगा पुराने समय में। लेकिन ठीक है, राजनीति का अपना मिजाज है और जनता का भी अपना मिजाज है, तो हम तो उनके अनुरूप चलते हैं। लेकिन जिस प्रकार की कट्टर, बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मी, नकारा, दूसरों के माथे पर ठीकरा फोड़ने वाली, लड़ाई झगड़ा, कन्फ्रंटेशन जिसका सिद्धांत हो, ऐसी सरकार के साथ काम करते करते कुछ तो डेंट हमको भी पड़ गया, ये मैं स्वीकार कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में काम करना सहज नहीं है। अपनी बात बोलो तो बोलने नहीं देते, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन करने नहीं देते, कॉलिंग अटेंशन लगाने नहीं देते, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करते, और जब कुछ बहने की कोशिश करो, कुछ कहने की कोशिश करो तो मार्शल उठा करके 8-8 हमको बाहर फेंक देते हैं और कैमरे में आने नहीं देते। क्योंकि अगर कैमरे में आ गया वो मार्शल उठाता हुआ फेंकता हुआ
तो कोई सिंपैथी हमें भी मिल तो जाएगी। आप राहुल गांधी को भी तो नहीं आने देते कैमरे में? नहीं, हम तो सारा कुछ दिखाते हैं, हम तो सारा निष्पक्ष से दिखाते हैं, हम माइक बंद नहीं करते, हमारा सब कुछ बंद है। और जैसे ही हमको मार्शल उठा के बाहर फेंकेगा या हम कुछ बोलेंगे तो सारा फोकस या तो स्पीकर साहब पे कर देंगे या विपक्ष के पकड़ देंगे, हमारे पर कैमरे नहीं होते। आप तो विधायक बन के आनंद आ रहा है, आप ना पुलिस ना कुछ ना, आप तो बाइक पे घूमते नजर आते हैं हमें। ये कैसा विधायक घूम रहा है? मतलब कभी बाइक पे निकलते हो, कभी पैदल निकलते हो, आपको कहीं मार्केट में घूमते हो आसानी से मिल जाते हो, तो आप विधायकी वाले सुख नहीं भोग रहे जितने भोगने चाहिए, या दूसरे लोग जो भोग रहे हैं। ये बात ठीक है, सहजता का जीवन जी रहा हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ और भगवान करे ऐसा ही रहूं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मेरे प्रणेता हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ इनके सिद्धांतों से सीखा। वाजपेयी जी के से तो मिले होंगे कई बार, उनकी कुछ बात बताएं ना, उनका स्वभाव कैसा था? तो वो था? कहते थे, वो बड़े मृदुभाषी थे, वो बड़े हो रोतों को। ये कविता वाला जो ट्विटर है वो वहीं से आया है। तो उन्होंने जो कहा था ना कि हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों से गले लग न सकूं, इतनी रुखाई मत देना वाह, कि मैं अपने से गले मिल ना सकूं। तो वो मुझे याद रहता है और उनसे तो मैंने सारी प्रेरणा ली है केशव जी। बहुत झंझावत आई है जीवन में, और जब आपने कोरोना की बात की, जब आपने दंगों की बात की, तब भी हम कहते थे बाधाएं आती हैं आए, घिरे घटा की घोर पलाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों के हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा। सबसे कहते थे हम कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, समाज को कदम मिलाकर चलना होगा। ये हमने दंगों में भी कहा, ये हमने कोरोना में भी कहा, और ये सब असर आदरणीय वाजपेयी जी। आप ये लाइट होने के लिए क्या करते हैं? मतलब अब तो आज तो देखो कितने जॉली मूड में लग रहे हो, वैसे क्या करते हो जॉली मूड में होने के लिए आप? ये पूरे दिन की भाग दौड़, इतने कार्यकर्ता, विधानसभा, शोर शराबा, आजकल तो विधानसभा में बड़ा ज़बरदस्त बोलना शुरू कर दिया, आप बड़ा एग्रेसिव बोलते हो, ये मूड ठीक करने के लिए करते हो? पहले तो केशव जी कभी कभी हम शाम को बैठ जाते थे नहीं, पिक्चर देखने चला जाता था कभी कभी, पर अब तो फिल्म देखे भी थिएटर में बहुत समय हो गया। आखिरी कब देखे आपने? करीब मुझे याद नहीं, शायद विधायक बनने के बाद तो मैं देखा भी कि नहीं देखा मुझे याद नहीं। विधायक बनने से पहले साल में 3-4 पिक्चरें देखता था मैं फैमिली के साथ, अभी समय मिलता नहीं है। लेकिन आज भी मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। तो आपने पूछा कि आप अपने आप को हल्का कैसे करते हो, तो कभी कभी मैं ये नहीं पूछ सकता ना आम कैसे खाते हो, तो मैंने कहा यही पूछ लो कि हल्का कैसे करते हो खुद को। तो मैं यूट्यूब पे कभी कोई अच्छा पुराने गीत लगा लेता हूँ, गज़ल लगा लेता हूँ और आंखें बंद करके सुनता हूँ। कभी कभी गाड़ी में भी लगा लेता हूँ, उससे कहीं ना कहीं मेरी बैटरी चार्ज होती है। दूसरा, जब कभी मन विचलित हो जाए, जब कभी मन परेशान हो जाए, तो मैं वृंदावन बांके बिहारी लाल जी के पास चला जाता हूँ। उनके दर्शन मात्र से ही मेरी सारी चीज़ें कष्ट। 3 महीने के बाद के हालात क्या लग रहे हैं अजय महावर जी? गंभीर सवाल किया आपने। 3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और मोदी जी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली मोदी जी के साथ दिल्ली की सरकार चलाने के लिए मिस कर रही है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बहुत भरोसे के साथ, बड़ी शानो शौकत के साथ ताजो तख्त पर बैठाया था। दिल्ली का मालिक, जिसने विधानसभा में दोनों हाथ ऐसे कर कहा था कि हम हैं दिल्ली के मालिक, उसने पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी है। उसने दिल्ली की सारी संस्थाएं, दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, शिक्षा विभाग हो, हेल्थ विभाग हो, सारे विभागों को समाप्त कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया, आज कंगाल कर दिया है। और दिल्ली करा रही है। लंदन पेरिस की बात करते थे, दिल्ली को दिल्ली नहीं रहने दिया। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बन गई दुनिया की। शर्म आती है हमें। यमुना मैया मेरी 10 साल में वो सौगंध खाते रहे, यमुना मैया में डुबकी लगवाऊंगा, खुद डुबकी लगाने के काबिल नहीं हो पाए। सीवर गटर साफ नहीं कर पाए, साफ पानी दे नहीं पाए, सिर्फ झांसा झांसा और सिर्फ झांसा देते रहे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन आपका? जो कैबिनेट के तो आकलन लगा लेंगे हम, छोड़ो।
मगर मुख्यमंत्री का चेहरा बताओ। देखिए, हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। आपको समझ नहीं आता, आप हरियाणा में पहले करते, तो हरियाणा में आदमी आज तक दहशत में है कि ये हुआ क्या है। मीडिया वाले अलग सोच रहे हैं, पार्टी अलग सोच रही है, कांग्रेस अलग मंथन कर रही है, आप तो समीकरण ऐसे बैठा देते हो। बात ठीक है, और समीकरण ऐसा बैठाना भी चाहिए। मूल उद्देश्य है सेवा संकल्प। दिल्ली अभी भाजपा को मिस कर रही है। अब हम सब मिल करके सामूहिकता से लड़ेंगे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बहुत समझदार है, हमारा नेतृत्व बहुत समझदार है। निश्चित रूप से वो अच्छा निर्णय लेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि कभी धामी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपने सोचा नहीं होगा कि कभी मोहन यादव। इस बात को हम किस तरह से लें? कहने का मतलब कि वो कोई ना कोई अच्छी शख्सियत को लीडरशिप जरूर देंगे, और दिल्ली मुख्यमंत्री कौन बने ये इम्पोर्टेंस नहीं है। विचारधारा क्या है, संकल्प क्या है सेवा का, आप नीचे से ऊपर तक सबको साथ लेके कैसे चल सकते हैं, अपने काम से दिल्ली का दिल कैसे जीत सकते हैं, कमिटमेंट की वैल्यू कैसे कर सकते हैं, गरीबों का कल्याण कैसे कर सकते हैं, महिलाओं का, युवाओं का सम्मान कैसे करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से आप रिस्पेक्ट करते हैं, सारी दिल्ली को सामूहिकता में कैसे लेकर चल सकते हैं। ये जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, ये समझ उसके अंदर होनी चाहिए, सबको साथ लेने की कला उसके अंदर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों रूप में वो निपुण होना चाहिए। मुझे लगता है हमारा नेतृत्व बहुत समझदार है, देश सुरक्षित हाथों में है, हमारे अनेक प्रदेश सुरक्षित हाथों में हैं। दिल्ली भी निश्चित रूप से कोई न कोई भाजपा का कार्यकर्ता जरूर अच्छा आएगा, जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड कहेगा वो उसको चलाएंगे। लेकिन हमारा नेतृत्व सामूहिकता में और सेवा में विश्वास करता है। एक आखिरी सवाल बड़ा संजीदा सा, और उसके बाद खत्म करेंगे, कि आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने चुनावों से पहले कहा कि हमें वो वोट नहीं चाहिए जो हमारे हैं ही नहीं। उस समय दौर था सीए एनआरसी का, और आपकी पूरी विधानसभा उससे घिरी पड़ी थी। लगातार करदमपुरी की बात करें तो प्रोटेस्ट हो रहा था, उधर भजनपुरा की बात करें चांदमंग में तो बड़ा प्रोटेस्ट था, बड़ा जमावड़ा था। आप आज भी इसी बात पे स्टैंड करते हैं, या मतलब आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं? उनको कैसे इंस्पायर करेंगे और उनको कैसे साझा करेंगे अपने भाव, जो आज भी आपसे अलग ढलग हैं, कह लीजिए, जिन्हें दूसरा व्यक्ति अपना वोट बैंक बताता है? मैं स्पष्ट हूं, धर्म कोई भी हो, समुदाय कोई भी हो, राम भक्तों की टोली के साथ, राष्ट्र भक्तों की टोली के साथ, सर्वधर्म समभाव के साथ, सबका साथ सबका विकास के साथ खड़े हो जाइए, और काम को, व्यक्तित्व को, सेवा को मान दीजिए। उस समय जो हुआ वो अच्छा नहीं था, क्योंकि सीएए किसी के विरोध में नहीं था। गलतफहमियां फैलाई गई, गलतफहमियों से जो लोग सबक लेंगे ठीक है, नहीं तो अपनी राम राम। अपनी राम राम। और ये मैं अब 3-4 महीने पहले आपके यहाँ आया था, तो एक बोर्ड आपने सोसाइटी में घुसते ही लगा रखा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का आना मना है। इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा दीजिए ना। देखिए, टुकड़े टुकड़े के मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे। वो आपने लगाया था ना, फोटो आपकी लग रही थी पोस्टर? नहीं नहीं, मेरी फोटो नहीं थी उसमें, वो आरडब्ल्यू ने लगाई थी। अच्छा। और यमुना विहार में और मेरी विधानसभा में जगह जगह लगी हुई थी। आरडब्ल्यू स्व प्रेरणा से लगा रही थी। कन्हैया कुमार से उनको दिक्कत थी टुकड़े टुकड़े गैंग के कारण। और कुछ भी हो जाए, राष्ट्र से बड़ा हम नहीं हो सकते, और धर्म भी। देखिए, कंधे से चौड़ी छाती नहीं होती, और धर्म और देश से बड़ी जाति नहीं होती। कई लोग जाति का ढिंडोरा लेके पीटते हैं। क्यों पीट रहे हैं? किसकी जाति बची अफगानिस्तान में? किस जाति का गौरव बचा पाकिस्तान में? किस प्रकार तार तार किस जाति का गौरव बच रहा है बांग्लादेश में जो तार तार हो रही है? क्या पूछा जा रहा है कि तुम इस जाति की हो, तुम उस जाति को हो? बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, संपत्तियां लूटी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्या जाति पूछकर? बाहर निकलिए जाति से, और देखिए देश के संविधान में जिन्होंने मुस्लिम अपीसमेंट किया हो, सबक उनको सीखना है और उनसे सीखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार जाते जाते गोंडा की जनता के लिए कोई संदेश छोड़ दीजिए। और आने वाले 3 महीनों के बाद चुनाव है, और
जनता किस ओर जाए और क्या कुछ उसे सोच के मतदान करे। एक बार ये जनता और दिल्ली की जनता के लिए कुछ कहना चाहें जो आप। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे कुछ लोग लव जिहाद की तरह वोट जिहाद कर रहे हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, बहरूपियों बनकर नाम बदलकर षड्यंत्र करना चाहते हैं, बकरी की खाल में भेड़िए घूम रहे हैं, यहाँ आकर कुछ बोलते हैं, उनकी पार्टी संसद में कुछ बोलती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, दोस्त हूँ, जैसा हूँ आपका हूँ, काम खूब करता हूँ। मैंने कहा था चुनाव से पहले, अपने किसी भी काम से आपकी नज़रें झुकने नहीं दूंगा। हे गोंडा के वासियों, मैंने अपने चरित्र से, अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपने डेवलपमेंट से, अपने राष्ट्र प्रेम से, अपने धर्म प्रेम से कहीं से भी आपकी नज़रें झुकने नहीं दी। खूब काम करता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन योगी जी की बात याद रखना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, यही मूल मंत्र है। इसको समझकर ध्यान रखना, आपका डेवलपमेंट, आपकी सुरक्षा होती रहेगी, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना कीमती समय देने के लिए। तो अजय महावर जी हमारे साथ थे, गोंडा से विधायक हैं और जिस तरह से आपने सुना हमेशा से बेबाक बोलते आए हैं और विधानसभा में हम लगातार इनकी आवाज़ सुनते रहते हैं। दिल्ली में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर इस बार आश्वस्त होने वाली है और लग भी रहा है, मगर हाँ देखना होगा कि बीजेपी का दिल्ली से जो वनवास एक लंबे समय से चल रहा है, क्या बीजेपी इसे खत्म कर पाएगी। और अजय महावर के हौसले देखकर तो ये लगता है कि बीजेपी ने इस वक्त एक मास्टर प्लान तैयार किया है और दिल्ली की जनता का मूड समझना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किसको करती है, या वो फ्री की रेडियो में बटती है, या जो अजय महावर ने काम गिनवाए उन पर वोट होता है। ये तो खैर वक्त बताएगा।